गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो अगला पार्ट की तरफ, पार्ट 2 की तरफ, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था, पिछला जो पार्ट हमने पढ़ा था, भाग पढ़ा, उसमें हमने क्रांति के बारे में पढ़ा था, क्रांति क्यों हुई। ठीक है ना, और हमने ये पढ़ लिया था कैसे हुआ था, कौन था उसमें शासक, किस तरीके से हुई थी, ये पढ़ी थी। और उसकी शुरुआत कैसे हुई हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो फ्रांस के ऊपर लुई 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी का, बर्बन साम्राज्य का राजा बना था, इसने कर्ज बढ़ा लिया था। ठीक है, ये हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब कर्ज जो इसने बढ़ाया था, तो क्या ये कर्ज अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है, यानी क्या राजा अपनी मर्जी से करों को लगा सकता है। तो फ्रांस के जो साम्राज्य रहा है, उसमें ये परंपरा रही कि अगर राजा को अपना कर्ज बढ़ाना है, कर्जा मतलब उसको कर लगाने हैं, ठीक है ना, तो उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक है, स्टेट जनरल क्या है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है ना, ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स के अपने अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे। ठीक है ना, तीनों स्टेट्स अपने अपने क्या करेंगे, प्रतिनिधियों को भेजेंगे। यानी कि प्राचीन राजतंत्र में राजा अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, और कर लगाने के लिए उसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती थी, और बुलाने के बाद ही वो नए कर लगाने की मंजूरी ले सकता था। ठीक है, स्टेट जनरल क्या थी, तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि को भेजा करते थे। ठीक है, अब इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है ना, हुआ ये था कि ये जो स्टेट जनरल, इसकी जो बैठक है, उसको बुलाना ना बुलाना ये राजा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राजा ने जो है अंतिम बैठक की इसकी 1614 में बुलाई गई थी, जबकि जो राजा बना था 1774 में राजा बना था। ठीक है ना, काफ़ी लंबा साल हो जाता, लगभग 86 साल तक इसकी बैठक ही नहीं बुलाई गई थी। ठीक है, फिर लुई 16 ने 5 मई 1789 को, अभी तक आप लोगों को कई को ये ध्यान नहीं रहेगा, ये जो बाद में जुड़े होंगे, लुई 16 फ्रांस का राजा था, क्रांति के समय नाम है उसका। इसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए, यानी नए कर लगाने के लिए प्रस्ताव लाने वाला था, और प्रस्ताव को लाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब इसकी जो बैठक है वो वर्साई के महल में हुई थी, तो इसलिए इसके लिए वर्साई के महल को बहुत सजाया गया। अब पहले और दूसरे स्टेट्स ने अपने अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजा था। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि थे आगे लगी कुर्सियों में इस तरीके से कतारों में बैठ गए थे, इस तरीके से। ठीक है, अब तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि ने उनके पीछे खड़े ने अपने प्रतिनिधि भेजे। ये तीसरे स्टेट्स ने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे, ये 600 प्रतिनिधि पीछे आके खड़े हो गए। ठीक है ना, यानी इनकी बैठने की व्यवस्था इनकी नहीं थी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इन 600 प्रतिनिधि भेजे, 600 प्रतिनिधि की क्या थी, इनकी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इनको पीछे खड़ा होना पड़ा। पहले और दूसरी स्टेट ने 300 प्रतिनिधि भेजे थे। मेजबानी कहाँ हुई थी, मेजबानी वर्साई के महल में हुई थी। बैठक कब बुलाई गई थी, बैठक 5 मई 1789 को बुलाई गई थी। ठीक है, ये कुछ आपको तारीखें और ये वगैरह याद करनी पड़ेंगी। अब तीसरे स्टेट्स में पढ़े लिखे लोग थे, समृद्ध लोग थे। ठीक है, जो मध्य वर्ग कहलाते थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, इन लोगों ने जो है इस स्टेट का, तीसरी स्टेट का प्रतिनिधित्व किया था। अब इसके अंदर किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश मना था, लेकिन फिर भी 40,000 पत्रों में, कितने, 40,000 पत्रों में इनकी शिकायतें थी, ये प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजी गई थी। इन प्रतिनिधि अपने साथ में इन 40,000 शिकायतों को, पत्रों को लेकर आए थे। ठीक है, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार, यानी कि स्टेट जनरल के कुछ नियम थे, और नियमों के अनुसार क्या था कि जो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी अगर 3 वर्ग हैं, हर वर्ग का एक मत होगा। ठीक है ना, यानी एक एक मत सबको देना पड़ेगा। अब हुआ ये कि जो तीसरा वर्ग था उसने ये मांग रखी कि भाई अब की बार ये एक एक मत वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं, इस बार आपको पूरी सभा द्वारा मतदान करवाए। यानी पूरी सभा, यानी 300 + 300 + 600, यानी कि कितने हुए, 900 और 300, 1200 के द्वारा, यानी 1200 लोगों द्वारा क्या करवाया जाए, मतदान करवाया जाए। और प्रत्येक सदस्य एक मत होना चाहिए, यानी 300 यानी 300 मत, 600 सदस्य यानी 600 मत, और सभी को क्या होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना ही चाहिए।
और ऐसा जो मत, ये जो विचार था, ये लोकतांत्रिक विचार था, ठीक है ना। ये कौन सा विचार था? ये लोकतांत्रिक विचार था, जिसे अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना, जिसे अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने लिखा था, ठीक है ना। रूसो ने इसमें लिखा था। इसका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो सम्राट था, सम्राट ने भाई तीसरे स्टेट्स के प्रस्ताव को मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि भाई ये तो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। अब इसका विरोध करते हुए तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो बाहर चले गए, सभा छोड़ के चले गए, बहिष्कार कर दिया उन्होंने। अब क्या हुआ कि जो 20 जून को ये प्रतिनिधि जो थे, ये वर्साई का जो महल है वहाँ पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट हुआ करता था, टेनिस कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, तो टेनिस कोर्ट में वहाँ पे ये जमा हो गए। वहाँ इन्होंने शपथ ली, ठीक है ना, वहाँ इन्होंने शपथ ली और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और ये शपथ ले ली कि जब तक फ्रांस का जो संविधान है हम बना नहीं लेते, जब तक संविधान के द्वारा फ्रांस के राजा की शक्तियों पर अंकुश नहीं लगा दिया जाता, तब तक हम अपने गतिविधियों को बंद नहीं करेंगे। ऐसी शपथ इन्होंने ली थी 20 जून को। कहाँ ली थी? टेनिस कोर्ट में। इसलिए इसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं, ठीक है ना, टेनिस कोर्ट की शपथ इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इनका नेतृत्व करने वाले थे मिराबियो और आबे सीए, इन दो व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया था, तीसरे वर्ग का। अब मिराबियो जो था वो जन्म से तो कुलीन परिवार का था, यानी दूसरे स्टेट का था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने को सहमत था, ठीक है, बुद्धिजीवी था, इसलिए इसको लगता था कि भाई नहीं, ये गलत हो रहा है, इसको सही करना जरूरी है। अब क्या हुआ कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे उस समय, है ना, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी वो संविधान बनाने में तैयार हो रही थी कि किस तरीके से हम राजा की जो शक्तियां उस पर अंकुश लगाएंगे, ठीक है ना, राजा की शक्तियों पर क्या लगाएंगे? अंकुश लगाएंगे। तो ये सब करने के लिए वो तैयारी कर रही थी। तब तो पूरा फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। अब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, यूरोप के देश है, सर्दी खूब ज़्यादा होती है, ज़्यादा सर्दी से फसल खराब हो गई, और ज़्यादा फसल खराब हो गई तो जो उनकी जो मुख्य खाद्य पदार्थ जो पाव रोटी होती है उसकी कीमतें बढ़ गई। अब कीमतें बढ़ गई तो जो बेकरी के जो बेकरी मालिक जो थे वो जमाखोरी करने लगे, है ना, जमाखोरी करने लगे। कौन करने लगे? बेकरी मालिक। अब बेकरी मालिक तो जमाखोरी करने लगे। अब जमाखोरी जब ये कर रहे हैं तो बेकरी पे महिलाओं की लाइनें लगी हुई हैं रोटियां लेने के लिए। जब ये नहीं मिल रही थी, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे, तब उस समय महिलाओं ने अपना आपा खोया और हमला बोल दिया बेकरी के ऊपर, ठीक है। इसी दौरान सम्राट ने क्या किया कि पेरिस में सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोला और उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया, वो कैदियों को आज़ाद करवा दिया, हथियारों को लूट लिया वहाँ से। अब इधर क्या हुआ कि गाँव के अंदर ये अफवाह फैली, ठीक है ना, गांव में जो लोग थे, गांव के अंदर जो अफवाह फैली कि जो जागीरदार जो है उनकी फसलों को बर्बाद करने के लिए लुटेरों, ठीक है ना, लुटेरों और डकैतों की, किसकी? लुटेरों और डकैतों की फौज जो है किराए पे लेकर आए हैं ताकि उनकी फसलों को खराब कर दिया जाए। अब इसी चीज़ से डर गए ये लोग, है ना, भय हो गए और परेशान हुए। परेशान होने की वजह इनके कारण इन्होंने क्या किया? जागीरदारों पर ही आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। अब इधर जागीरदार पर जब आक्रमण किया तो जागीरदार अपनी जान बचा के इधर उधर भागे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं को तो अपने देश छोड़ के जाना पड़ गया, फिर दूसरे देश में चले गए। अब इन सभी घटनाओं से, ठीक है ना, अब इन सभी घटनाओं से क्या हुआ? घबराकर लुई 16 ने, ठीक है ना, लुई 16 ने क्या किया? अंततः अपने आप को ने सरेंडर भी किया और उसने क्या दिया? भाई ठीक है, नेशनल असेंबली को उससे मान्यता दे देगी, ठीक है भाई नेशनल असेंबली कि आप लोग नेशनल असेंबली हो, अब संविधान आप लोग बनाइए, ठीक है। और इसने ये भी मान लिया कि ठीक है कि मेरी सत्ता पर अब से संविधान का क्या होगा? अंकुश होगा, यानी मैं जो बोलूँगा, मैं जो भी करूँगा उसके ऊपर क्या होगा? संविधान का अपने एक अंकुश होगा। संविधान मेरी जो शक्ति है उस पर रोक लगा सकता है, मेरे निर्णयों को वो पलट सकता है, ठीक है। ऐसा काम इसने मान लिया था। अब क्या हुआ कि भाई 4 अगस्त को यानी 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन यानी खत्म करने का आदेश पारित कर दिया। इसने कहा कि भाई कर
और जो कर्तव्य, जो बंधन वाली जो सामंती व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, धार्मिक कर समाप्त कर दिए, ये जो धर्म से जो जुड़े हुए जो ताइद जो कर लिया जाता, ताइद ताइद है ना, ये जो कर चर्च के द्वारा लिया जाता था वो समाप्त कर दिए गए। फिर चर्च की जो स्वामित्व वाली भूमि है उसको जब्त कर लिया। इन चर्च ने जितने भी भूमि कब्जे में कर रखे थे उसको जब्त कर लिया और उसको किसानों में बांट दिया गया। ठीक है ना। इस तरीके से फ्रांस में क्या हुआ कि विशेष अधिकारों का अंत हुआ। अब यह होता है कि जो फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। ठीक है ना। क्या बन गया फ्रांस, एक संवैधानिक राजतंत्र बना। कैसे बना देखें, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में, कब, 1791 यानी 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान यानी प्रारूप यानी उसका एक ड्राफ्ट बना लिया था। ठीक है ना। क्या बनाया था, ड्राफ्ट उसका तैयार कर लिया था। अब इस ड्राफ्ट का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सम्राट की जो शक्तियां उनको सीमित करना। पहली बात तो यही होगी कि भाई जो सम्राट की जो शक्तियां हैं, जो ताकत है, जो कानून सम्राट बना लेता है जिसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी शक्तियों क्या कर दें, सीमित कर दें। ठीक है ना। फिर सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत ना हो, है ना, बल्कि यानी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर इन शक्तियों को क्या करो, संस्थाएं बनाई, अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए। या विधायिका में दे दिया जाए, कार्यपालिका में दिया जाए और न्यायपालिका में दे दिया जाए। ठीक है। यह बात जो है भाई इसने इस संविधान के जो ड्राफ्ट उसमें कही गई थी। फिर ये भी कहा गया था कि जो फ्रांस में संवैधानिक, इसी तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, यानी संविधान भी है और राजा भी है। ठीक है ना, राजा भी है, संविधान, यानी कि जहाँ पे राजा प्लस संविधान होता है, ठीक है ना, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र होता है, संवैधानिक राजतंत्र होता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये न्यायपालिका है। ठीक है ना। न्याय का जो चिन्ह है वो हथौड़ा है, साथ में ऑर्डर करते ही है। इनको जो है मत द्वारा चुना जाता है, इन वोट देते हैं, जनता चुनेगी इनको। इधर ये क्या है कि न्यायपालिका क्या करेगी, नियंत्रण करेगी राजा की शक्तियों पे, और विधायिका भी है। कार्यपालिका कौन है, राजा, यानी कानून बना कौन रहा है, राजा ही बना रहा है। ठीक है ना। अब राजा जो कानून बना रहा है उसको नियंत्रण कौन कर रही है, विधायिका कर रही है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि हैं, वो नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि है। इनको चुनने वाले कौन है, वो लोग हैं जो इनको चुनते हैं। ठीक है ना। तो जो मत देने का जो अधिकार था वो 25 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे, जो 25 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, है ना, उनको मत देने का अधिकार था, यानी मताधिकार दिया गया। ठीक है ना। किसको दिया गया, जो 25 वर्ष तक के व्यक्ति थे। अब इनमें जो बच्चे रह गए, औरतें रह गई, बूढ़े रह गए, उनको मत का अधिकार नहीं था, उनको निष्क्रिय जनता कहा गया। ठीक है। मंत्रियों की शक्तियों पर नियंत्रण किया जाएगा विधायिका के द्वारा। ठीक है ना। ये कार्यपालिका, ये संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें कानून तो राजा बनाता है, लेकिन वो कानून जो है विधायिका के द्वारा ही पास किया जाता है, यानी कानून विधायिका के द्वारा पास किया जाएगा। इस तरीके से राजा की शक्ति पे क्या लगा, अंकुश लगा दिया गया। ठीक है ना। अब देखिए 1791 के बाद कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। किसको दिया गया था बाद में, मेरे राजा ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, अब तुम कानून जो है आपको ही बनाना है, आप क्या करेंगे, कानून बनाए। ठीक है। ये नेशनल असेंबली कौन सी थी, ये नेशनल असेंबली तीसरे वर्ग के लोग ही थे जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली 20 जून को, है ना, वर्साई के टेनिस कोर्ट जो है वहाँ पे शपथ में कहा था, ठीक, बनाया था। अब जो संविधान इनका बना, उस संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू किया इसको। ठीक है ना। पुरुष और उनके जो नागरिक अधिकार है क्या होंगे, ये जीवन का अधिकार दिया गया उनको। क्या दिया गया, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, और कानूनी बराबरी के, यानी कानून के सामने सब सम्मान है, ऐसे अधिकार इनको दिए गए। और ये ऐसे अधिकार है जो कि अहरणीय है। अहरणीय का मतलब जिसको वापस हरण नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। और ये इस तरीके स्थापित किया गया था। इस तरीके से जो है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई
और इस तरीके से राजा जो है उसको राजा को स्वीकार करना पड़ा नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली ने प्रारूप तैयार किया संविधान के 1791 में 1791 में। और प्रारूप तैयार करने के बाद जो है उसमें राजा की शक्तियों पर क्या किया, अंकुश लगा दिया गया विधायिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है ना। और 25 वर्ष के सभी जो वयस्क जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको, महिलाएं नहीं, वयस्क पुरुष जिनमें अपनी संपत्ति है, उन्हें मत का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से जो क्रांति की जो है इस यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म हुई। अगले पार्ट में जो है, अगला जो भाग पढ़ाऊँगा उसमें आपको और कुछ नई चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छाट के लिखे हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस का हमेशा की तरह क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना। हमेशा क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और फिर जो नोटबुक है आपकी उसके अंदर इन क्वेश्चंस को करेंगे आप, अच्छी तरह राइटिंग में करेंगे, और PDF फाइल बना के देंगे भाई मुझे आप, ठीक है ना। आपकी जो कई बार आपके नाम भी नहीं होते हैं उसके ऊपर, कॉपीज़ के ऊपर कम से कम अपना नाम लिखे नोटबुक के ऊपर, और क्लियर नाम लिखे, अपनी जो हैंड राइटिंग उसको थोड़ा सुधारें, ठीक है ना। और हर पेज पे नाम लिख ले तो बढ़िया रहेगा, और अच्छा रहेगा कि आप PDF फाइल बनाए ना, उसी के ऊपर अपना एक नाम लिख दिया करें, ठीक है ना। तो हमें मालूम चल जाता है कि भाई ये किसका है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।